इसराइल ने ईरान को अपने अस्तित्व के लिए खतरा बताया, जबकि अमेरिका ने ईरान की तेजी से बढ़ती बैलिस्टिक मिसाइल ताकत के कारण अपने देश के लिए तत्काल खतरा बताया। दोनों देशों ने 28 फरवरी को ईरान पर हवाई हमले करना शुरू कर दिया, जिनमें ईरान के मुख्य ढांचों को निशाना बनाया गया और एक सुनियोजित खुफिया अभियान के तहत शीर्ष नेताओं को मार गिराया गया। साफ है कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई की हत्या अमेरिका इसराइल का सबसे बड़ा लक्ष्य था। इस अभियान से उम्मीद थी कि कुछ ही दिनों में ईरान को पूरे तरीके से कमजोर कर दिया जाएगा, उसके पूरे राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व को हटा दिया जाएगा और वहां तुरंत सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। हालांकि उसके बाद जो हुआ उसने दुनिया को चौंका दिया और अमेरिका और इसराइल के सैन्य अधिकारियों के अनुमान को गलत साबित किया। ईरान का जवाबी हमला सटीक और बहुत तेज रहा और उसने सामने खड़ी ताकतवर सेनाओं की परवाह नहीं की। अपने सर्वोच्च और 40 से अधिक बड़े जनरलों की मौत से वो हिम्मत से डरा नहीं, बल्कि उसका इरादा और मजबूत हो गया। खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सुरक्षा व्यवस्था की कमी सामने आ गई, क्योंकि अमेरिकी रक्षा सिस्टम पर भारी दबाव है और वो संख्या में कम पड़ रहे हैं। अमेरिकी सैन्य अड्डे और दूतावास खाली कराए जा रहे हैं। फारस की खाड़ी में ऊर्जा सप्लाई रुक गई है और डर है कि अगर युद्ध लंबा चला तो इसका खर्च जल्द ही इसराइल और अमेरिका दोनों के लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। ईरान इसराइल और अमेरिका के खिलाफ एक आसान लड़ाई लड़ रहा है। जब ईरान का सामना दुनिया की सबसे आधुनिक और खतरनाक सेनाओं से हो तो ताकत में बराबरी संभव नहीं, लेकिन आधुनिक हथियार की कीमत बहुत ज्यादा होती है। ये युद्ध मिसाइलों, ड्रोन और लड़ाकू विमानों जैसे दूर मार करने वाले हथियारों से लड़ा जा रहा है। खर्च की तुलना से कई बातें साफ होती हैं। कुछ अनुमान के अनुसार ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के पहले 24 घंटे पहले लगभग $779 मिलियन खर्च करने पड़े। पहले 3 दिनों में कुल खर्च करीब $1.24 बिलियन बताया जा रहा है। अमेरिका का सैन्य बजट लगभग $1 ट्रिलियन है, इसलिए ये रकम बहुत बड़ी नहीं लगती, लेकिन इतने बड़े सैन्य अभियान के खर्च का अंदाजा मिलता है। फिर भी कुल खर्च से ज्यादा ये बात अहम है कि हर हथियार की कीमत क्या है और कौन कितना महंगा हथियार इस्तेमाल कर रहा है। मौजूदा युद्ध में सिर्फ 4 दिनों के बाद ये चिंता जताई जा रही है। पैट्रियट और टॉमहॉक मिसाइलों को स्टॉक जल्द खत्म हो सकता है। युद्ध क्षेत्र में पैट्रियट मिसाइलों की संख्या 600 से 800 के बीच बताई जा रही है। ईरान से आने वाली हर मिसाइल को रोकने के लिए 4 से 6 इंस्पेक्टर मिसाइलें दागी जा रही हैं। अनुमान है कि 150-200 इंस्पेक्टर ही दागे जा चुके हैं। इसमें डर है कि अगले 4-7 दिनों में इसराइल और अमेरिका के पास इंस्पेक्टर कम पड़ जाएंगे। खबर है कि अमेरिका स्टॉक बढ़ाने के लिए जापान और कोरिया से कुछ पैट्रियट मिसाइलें मांगने के विचार कर रहा है। इस तरह टॉमहॉक मिसाइलों की भी कमी हो सकती है, खासकर अगर समुद्र में लड़ाई तेज हो गई। साल में लगभग 600 से 700 पैट्रियट मिसाइलों का बनना उस युद्ध के लिए काफी नहीं है, जिसमें हर हफ्ते 250-400 मिसाइलों की जरूरत पड़ रही हो। ईरान ये बात जानता है और उसने पहले से तैयारी कर रखी है। उसके पास बड़ी संख्या में मिसाइलें और ड्रोन हैं, जिनमें से कई पहाड़ों के अंदर बने सुरक्षित ठिकानों में रखे गए हैं, जो अमेरिकी हमले आसानी से नहीं पहुंच सकते। कुछ अनुमान के अनुसार ईरान के पास अलग अलग तरीके की 20,000 से 50,000 तक मिसाइलें हो सकती हैं। उसके पास हजारों ड्रोन भी हैं। अपनी अलग तरीके की बढ़त को समझते हुए ईरानी पुराने और नई मिसाइल और ड्रोन को मिलाकर लगातार हमले कर रहा है, ताकि इसराइल और अमेरिका की रक्षा प्रणाली व्यस्त रहे। उससे पता है कि स्टॉक हाई कई महीने तक चल सकता है। इसके अलावा वो हर महीने दर्जनों मिसाइल बना रहा है, जिससे आने वाले समय में उसका स्टॉक भरता रहेगा। खर्च और उपलब्धता दोनों मामलों में ईरान अमेरिका और इसराइल पर दबाव बना रहा है। युद्ध का नतीजा तय करने में सैनिकों की मौत भी अहम होती है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संघर्ष में हताहत की संख्या का जिक्र किया है, लेकिन विदेशी जमीन पर मारे गए सैनिकों के शवों की वापसी अमेरिका में लोगों को स्वीकार नहीं होती। निराशा के शुरुआती संकेत दिखने लगे हैं। 2 मार्च को अपने संबोधन में राष्ट्रपति ट्रंप और युद्ध सचिव ने 3 लोगों की मौत का जिक्र किया और उन्हें सम्मान देने की बात की। युद्ध का सिर्फ तीसरा दिन था। अगर हताहत की संख्या बढ़ती तो खासकर जब ईरानी मिसाइलें अमेरिकी दूतावास, सैन्य ठिकानों, हथियार डिपो और यहाँ तक कि उन होटलों को निशाना बना रही जहां से निकाले गए सैनिक ठहरे हैं, तो ये राष्ट्रपति ट्रंप के लिए लंबे समय तक झेल पाना मुश्किल हो सकता है। इसराइल में भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। भले ही वो ज्यादा सहन शक्ति दिखाने की बात करें, राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू दोनों के राजनीतिक भविष्य के लिए युद्ध का बहुत अहम है। राष्ट्रपति ट्रंप इस साल होने वाली मध्यावधि चुनाव से पहले गिरती लोकप्रियता से जूझ रहे हैं। उनके समर्थकों के लिए उनका साथ देना आसान नहीं हो रहा है। टैरिफ से जुड़े फैसलों को अन्य विवादों से उन्हें मुश्किलों में डाला है। ऐसे में ईरान के साथ युद्ध को कुछ लोग ध्यान भटकाने की कोशिश के रूप में देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू को भी इस साल चुनाव का सामना करना है। गजा युद्ध अभी सुलझा नहीं। उनके सहयोगी उन पर गजा में जमीनी कार्रवाई शुरू करवाने का दबाव बना रहे हैं। न्यायिक सुधार और भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर वो कानूनी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। 28 फरवरी को जिस दिन हमले की शुरुआत हुई, उसी दिन उन्हें अदालत में पेश होना था, जिसे उन्होंने टाल दिया।